हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर साइंस क्लासेस। आज हम इस वीडियो में 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 के कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो पार्ट 1 में हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कुछ बेसिक अध्ययन किया था। उसी के ऊपर ये कुछ उदाहरण हैं जिसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से हल करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 1 में जो आपके बुक में दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1 है 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हल करना है। ठीक है, तो आइए इसे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले जो बड़ी संख्या है उसको हम मान लेते हैं भाज्य, है ना। 12576 इसमें भाग देना है हमें 4052 का। ठीक है, तो आइए इसे भाग देते हैं। तो ये भाग हमारा जाएगा 3 बार। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 5 15, बच गया 1 और 3 0 0 में 1 जोड़ दिए तो ये हो गया 1 और 3 चौके 12। तो आइए इसे हम घटा देते हैं। 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2 और 5 में से 1 गया 4 और 12 में से 12 जाएगा तो कुछ नहीं, मतलब कटपिट। ठीक है, तो हमें मालूम है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम जब तक उस सवाल को हल करते हैं जब तक कि उसका जो शेषफल है वो 0 ना आ जाए। लेकिन अभी हमने हल किया तो हमारे पास शेषफल कितना आया 420, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इतनी प्रक्रिया को यदि हम एल्गोरिथम, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, A बराबर B इंटू क्यू प्लस R। यदि हम इस हिंदी में बोले तो A हो जाएगा भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, मतलब भाज्य हो गया हमारा A, ठीक है, B हो गया भाजक, Q हो गया भागफल, धन R हो गया हमारा शेषफल। तो आइए इसे हम जमाते हैं। तो हमने यहाँ पर अभी सवाल को हल किया है, तो यहाँ पर भाज्य क्या है, मतलब A की वैल्यू क्या है 12576 बराबर B का मान हो जाएगा, मतलब भाजक हो जाएगा 4052 गुणित भागफल है 3 धन शेषफल आया है हमारे पास 420। तो यहाँ पर शेषफल हमारे पास जो 420 है वो 0 नहीं है, मतलब इस एल्गोरिथम में हमें तब तक सवाल को हल करना है जब तक कि हमारे पास शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो आइए इसे और आगे हल करते हैं। अब हमारे पास 420 जो है वो भाजक बन जाएगा और जो भाजक पहले था क्या था 4052, ये हो जाएगा भाज्य। तो इसे भाग देते हैं तो ये भाग जाएगा लगभग 9 चौके 36, मतलब 9 बार जाएगा, है ना। ठीक है, देखते हैं 9 0 0, 9 दूनी 18, बच गया 1 और 9 चौके 36 और 1 37। इसे घटा दो, 2 में से 0 गया 2, 5 में से 8 गया या नहीं जाएगा, तो 15 में से 8 घटाइए तो बचेगा हमारे पास 7। ठीक है, और यहाँ पर बचा 9, तो 9 में से 7 गया 2 और 3 में से 3 गया 0, मतलब कुछ नहीं। ठीक है, अभी भी हमारे पास शेषफल 0 नहीं आया है, तो इसे भी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो स्ट्रक्चर है उसके रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पर भाज्य हो जाएगा हमारे पास, मतलब A की वैल्यू हो गई 4052 बराबर 420 गुणा 9 धन 272। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गई, ये सेकंड स्टेप हो गई। ठीक है, सेकंड स्टेप में भी शेषफल हमारा 0 नहीं आया, तो इसे पुनः फिर से हल करते हैं आगे। तो 272 हमारा क्या हो जाएगा भाजक, और जो 420 भाजक था वो हो जाएगा भाज्य। ठीक है, तो इसे 272 का भाग हम देंगे 420 में, तो भाग दीजिए। यदि हम 1 बार देते हैं तो ठीक है, 2 बार देंगे तो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है,
तो एक बार दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 272, क्योंकि 272 एकम 272 होता है। इसे घटा दीजिए, घटा दो, 8 में से 2 गया, सॉरी 10 में से 2 गया 8, है ना, और यहाँ बचा 1, मतलब ये होगा 11, 11 में से 7 गया 4, और 3 में से 2 गया 1, मतलब शेषफल क्या आया हमारे पास 148। अब इसे भी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के स्ट्रक्चर में जमा देते हैं। थर्ड स्टेप हो जाएगी हमारे पास 420 बराबर 272 गुणा 1 धन 148। यहाँ पर भी शेषफल हमारे पास 0 नहीं आया। ठीक है, अब इसके बाद फिर से हल करते हैं। 148 जो है वो फिर से हमारे पास क्या बन जाएगा, भाजक, और 272 भाज्य। ठीक है, तो आइए इसे हल करें। 272 में 148 का भाग दीजिए, तो ये फिर से एक ही बार जाएगा, और यहाँ पर लिखिए 248 बटे, मतलब इसको घटाना है, तो यहाँ पर 2 में से 8 नहीं जाएगा, तो 12 में से 8 घटाइए, है ना, तो ये बचेगा 4, यहाँ पर बचा 6, है ना, 7 की जगह 6, तो 6 में से 4 घटाइए, कितना बचेगा 2, और 2 में से 1 गया 1। ठीक है, अभी भी शेषफल हमारे पास 0 नहीं आया है। तो अब इस प्रोसेस को भी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के स्ट्रक्चर में, मतलब ये चौथी स्टेप होगी 272, है ना, 272 बराबर 148 गुणा 1 धन 124। ठीक है, इसे भाग दीजिए। अब 124 जो है भाजक बन जाएगा, और 148 भाज्य, भाग दो, ये फिर से एक ही बार जाएगा, है ना, यहाँ पर लिखिए 148 के नीचे 124, सिंपल भाग देना है बस हमें, है ना। 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, और 1 में से 1 गया कुछ नहीं, मतलब 0, कट। ठीक है, अब इस स्टेप को भी हम, मतलब ये स्टेप कौन सी हो जाएगी हमारी, 5वीं, है ना। 5वें नंबर की स्टेप क्या लिखेंगे, 148 बराबर 124 गुणित 1 धन 24। ठीक, अब इसके बाद अभी भी हमारे पास शेषफल 0 नहीं आया है ना, तो फिर से हल करेंगे इसको। 24 बन जाएगा हमारे पास भाजक, और 124 बन जाएगा भाज्य। हल करो तो ये जाएगा मेरे हिसाब से, भाग दे दो आप कितने बार, 5 चौकी 20, 5 दूनी 10, 5 बार। ठीक है, 5 बार दे दो, तो ये हो जाएगा 5 चौकी 20, है ना, बच गया 2, और 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया 12, घटा दो, यहाँ पर बचेगा शेषफल हमारे पास कितना 4। ठीक है, थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर स्क्रीन में मेरी फोटो नहीं, वीडियो मैं दिख रहा हूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर शेषफल हमारे पास अभी भी 0 नहीं आया है, तो इसे भी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के स्ट्रक्चर में लिख देते हैं। ये होगी हमारी 6वीं स्टेप। ठीक है, तो ये हो जाएगा 124 बराबर 24 गुणा 5 धन 4। ठीक है, शेषफल हमारे पास अभी भी 0 नहीं प्राप्त हुआ है। जब तक हमारे पास शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम इसे हल करेंगे, और जैसे ही शेषफल 0 आया उस कंडीशन में जो भाजक होगा वो हमारा HCF होगा। तो आइए इसे हल करते हैं। तो शेषफल हमारे पास आया था 4, इसे हम बना देंगे भाजक, और जो पहले का भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। ठीक है, भाग दो, तो ये चले जाएगा 6 बार, पूरे बार जा रहा है। मतलब बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो ये भाग करने का
जो था ये अब खत्म होने वाला है, 4 छिंग 24, है ना। तो ये शेषफल हमारे पास आ गया 0, है ना। अब शेषफल जैसे 0 आया हमारे पास, उस कंडीशन में ये जो 4 हमारे पास भाजक था, है ना, 4 से हमने भाग दिया, जिससे भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं। तो 4 से भाग दिया तो शेषफल 0 आया, इसलिए ये जो 4 है वो इन दो संख्याओं का HCF कहलाएगा। कौन सी दो संख्या? जो क्वेश्चन में थी, है ना, 4052, है ना, ये क्वेश्चन में दी हुई है 4052 और 12576 का HCF क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, सभी को समझ में आया? अगर कहीं किसी को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में बताएं कि कहाँ समझ में नहीं आया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लेते हैं, आगे चलते हैं, है ना, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसे हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि दर्शाइए कि, एक मिनट, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q, है ना, 2q के रूप का होता है। ध्यान से पढ़ना इसे। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया है, इससे हमें दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है और कोई भी प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। तो आइए इसे हल करते हैं। सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले हम मान लेते हैं, ये बोल रहा है ना कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, तो हम मान लेते हैं कि माना धनात्मक समपूर्णांक, ठीक है, माना धनात्मक समपूर्णांक बराबर a। ठीक है, और साथ में हम ये भी मान लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। तो हम साथ में मान लेते हैं। ठीक है, माना धनात्मक समपूर्णांक भी a है और विषम पूर्णांक भी क्या है? a है। ठीक है, तो यहां पर हम इसको प्रूफ करते हैं कि समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक जो है वो 2q के रूप का होता है और धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। तो इसे प्रूफ करने के लिए देखिए, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि जो हमारे पास प्रमेय है, कौन सी प्रमेय? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, उसमें हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा है कि a बराबर b × q + r। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने a एक धनात्मक समपूर्णांक या विषम पूर्णांक दोनों को मान लिया है बराबर। अब यहाँ पर जो b है, यहाँ पर जो b है वो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है? वो दिया है 2। b का मान क्या दिया है? 2 और q जैसा का वैसा प्लस। अब समपूर्णांक में उसने ओनली 2q दिया है, मतलब इसकी जगह क्या रहा होगा? r की जगह 0। ठीक, उसके बाद धनात्मक विषम पूर्णांक में क्या बोला? धनात्मक विषम पूर्णांक a बराबर 2q + 1, है ना, 2q + 1। ठीक है, तो चलिए इसे हम प्रूफ करते हैं। तो देखिए यहां पर b की वैल्यू क्या है? b बराबर है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, b बराबर 2 है ना, b बराबर 2 है, जो कि ये क्या कहलाएगा? भाजक, है ना,
भाजक। और हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि जो भाजक होता है, भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। सही बात है। यदि भाजक शेषफल से छोटा हुआ तो हम कहीं ना कहीं सवालों में मिस्टेक कर रहे हैं या पूरी बार भाग नहीं दे रहे हैं, है ना। नहीं तो हमेशा शेषफल जो है भाजक से छोटा होता है। तो इस कंडीशन में हमारे पास भाजक क्या है, 2 है। क्या है भाजक हमारे पास, यह है b बराबर 2, यह भाजक है। तो अब यहां पर जब भाजक 2 है तो शेषफल क्या क्या हो सकते हैं। शेषफल r की वैल्यू, है ना, r बराबर क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, लेकिन 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 जो है भाजक है। यदि 2 होता, है ना, तो वो और एक बार भाग जाता। तो यहाँ पर r की वैल्यू जो क्या क्या हो सकती है, 0 और 1, ये 2 हो सकती है। तो आइए इन शेषफल, ये क्या है हमारे पास, 0 और 1 संभावित शेषफल जो कि हो सकते हैं। तो आइए इन्हें रखते हैं। तो देखिए, जब शेषफल 0 हो तब a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा 2q प्लस 0, ठीक। और जब शेषफल 1 हो, a बराबर जब शेषफल 1 हो तो 2q प्लस 1 होगा, ठीक है, जो कि ऊपर भी लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पर पॉइंट वाली बात क्या है, देखो यहाँ पर बोला है कि q जो है, यहाँ पर ये जो q है वह एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। अब यहां पर 2q वाले इसमें क्या बात हो रही है कि यह एक धनात्मक सम पूर्णांक है, ठीक है। जब सम वाली बात हो रही है तो देखिए, जब किसी भी सम संख्या में किसी भी पूर्णांक का गुणा करें, है ना, किसी भी सम संख्या, मान लो यहाँ पर 2 दी हुई है, सम संख्या क्या दी है, 2, इसमें हम कोई भी धन पूर्णांक, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है धनात्मक विषम पूर्णांक और धनात्मक सम पूर्णांक, इसलिए हम धन पूर्णांक ही लेंगे। तो यहाँ पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक का यदि हम सम संख्या में गुणा करते हैं तो वो हमेशा सम संख्या ही बनेगी, क्योंकि 2 का पहाड़ा आप कितने भी बार पढ़ लीजिए वो एक सम संख्या लेकर ही आएगा, चाहे आप कहीं तक ही पढ़ लीजिए, ठीक है। और यदि हम उसमें 0 को ऐड करते हैं तो वह एक हमेशा सम संख्या होगी। तो पहला जो कथन है कि एक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, जो कि ये लिखा है धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, तो यह बिल्कुल सत्य है। अब सेकंड वाले में आते हैं, है ना। सेकंड वाले में क्या लिए हमने, सेकंड वाला है a बराबर 2q प्लस 1। अब यहाँ पर जब इसके ऊपर में जो a बराबर 2q प्लस 0 है, इसमें q पूर्णांक है तो इसमें भी q पूर्णांक होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 एक सम संख्या है, उसमें गुणित q है। यदि हम q की जगह कोई भी पूर्णांक रखें, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये जाता है इन्फिनिटी तक। यदि q में किसी भी संख्या 1 का 2 का 3 का 4 का किसी भी संख्या गुणा करें और उसमें हम 1 ऐड कर दें, है ना, 1 ऐड कर दे, तो हमेशा वह एक विषम संख्या या धनात्मक विषम पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से दैट इज प्रूफ कि जो है 2q है वो एक धनात्मक सम पूर्णांक और 2q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है, ठीक है, जहां पर q कोई पूर्णांक है, ठीक है। समझ में आया सभी को। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 भी ऐसा ही है ना। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। यहाँ पर जो 4q है ना, 4q देखिए यहाँ पर 4q, इसमें 4 एक क्या है, सम संख्या है। अब सम संख्या में किसी भी पूर्णांक का आप गुणा करिएगा तो वो एक सम संख्या ही आएगी, है ना।
और +1 करने पर सम संख्या में +1 करने पर हमेशा एक विषम संख्या प्राप्त होती है या विषम पूर्णांक प्राप्त होगा। उसी प्रकार से 4q + 3 में इसमें भी जैसा है 4q + 3 दिया है तो 4 × q, मान लो q एक पूर्णांक है तो पूर्णांक में आप 1 से लेकर कोई सी भी संख्या रखिएगा तो वह एक सम संख्या आएगी। और सम संख्या में यदि कोई विषम संख्या जोड़े तो हमेशा वह एक विषम पूर्णांक ही होगा। तो देखिए यहाँ पर हल भी किया हुआ है। आइए एक धनात्मक विषम पूर्णांक a लेकर, जैसे हमने अभी लिया कि एक पूर्णांक हमने a मान लिया था इसके पहले वाले एग्जाम्पल में, है ना, a मान लिया, तो इसमें भी क्या माना है इसने, धनात्मक विषम पूर्णांक a लिया। ठीक है, फिर वहां पर बोल दिया इसने कि यहाँ पर देखो ये जो एक कंडीशन दिया है 0 लेस देन इज इक्वल टू इक्वल r इज लेस देन 4, मतलब r की जो वैल्यू है वो 0 से हमेशा बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। और जो यहाँ पर देखो ये जो 4 है वो 4 क्या है, भाजक है ना, भाजक है, जहाँ पर इस क्वेश्चन में 4 है तो r की वैल्यू भाजक से हमेशा, मतलब शेषफल की वैल्यू भाजक से हमेशा छोटी होती है। ठीक है, तो ये कंडीशन दी हुई है, इसलिए संभावित शेषफल 0, 1, 2, 3 हैं। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने ओनली संभावित शेषफल 0 और 1 लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि हमारे पास भाजक 2 था, है ना, भाजक से हमेशा शेषफल कम या छोटा ही होता है। मैं आपको बार बार बोले जा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर इसने भाजक 4 था इसलिए संभावित शेषफल क्या ले लिया, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, अब इन्हीं शेषफल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इक्वेशन बना दिया, है ना, a बराबर b × q + r वाली। तो पहली इक्वेशन इसने बनाया 4q, ये जो 4q लिखा हुआ है मैंने जहां पर हाईलाइट किया है वो 4q, a बराबर 4q + 0 है। ठीक है, उसने शॉर्ट में लिख दिया 4q। ठीक है, उसके बाद मैं पेन यूज कर लेता हूं। उसके बाद शेषफल 1 लिया, तो शेषफल 1 लिया तो उसके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा a बराबर b × q + r वाला, वो बनेगा a बराबर 4q + 1। उसके बाद बनेगा जब 2 शेषफल लेगा तो 4q + 2, उसके बाद 4q + 3 लेगा, 3 शेषफल लेगा तो 4q + 3। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है 3 स्थितियां हो जाएंगी, 4q, 4q + 1, 4q + 2, 4q + 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये दिया है जहाँ q भागफल है, चूंकि a एक विषम संख्या है ना, a एक विषम संख्या है, इसलिए यहाँ 4q + 2 के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों 2 से विभाज्य है ना, क्योंकि दोनों 2 से विभाज्य है। कोई भी सम संख्या 2 से विभाज्य होती है, भाई उसकी वही परिभाषा है सम संख्या की। ऐसी वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो ये 4q है, 4q + 2 है ना, ये संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। इसलिए क्वेश्चन क्या पूछा था कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1, 4q + 1, 4q + 3 के रूप का होता है, दैट इज प्रूफ। ठीक है, अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, पढ़िए। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू है, हाय हाय हाय, 420 काजू की बर्फियां, है ना, बर्फियां, और 130 बादाम की बर्फियां हैं, है ना। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है, मतलब एक विक्रेता जो है वो लड़की है, चाहती है ना, इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फी रखी जा सकती है। ये जो इनने इतना सारा जो थ्योरी लिखा है उसमें मत जाइए, आप इतना ध्यान रखिए कि जो मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं, तो हम यदि इनका HCF, है ना, यदि इनका HCF निकाल लें,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, महत्तम समापवर्तक। यदि 420 और 130 का हम HCF निकाल दें तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना। तो आइए इसे निकालते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। तो बड़ी संख्या हमारे पास जो है 420 है, इसके बाद जो मैं हल कर रहा हूं मैं 420, इसमें भाग देंगे हम, एक मिनट थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, आपको देखेगा नहीं। 420 में बड़ा अच्छा नंबर है 420, 420 में हम भाग देंगे 130 का, तो भाग दीजिए, कितने बार जाएगा, 4 बार चल जाएगा, नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। चलिए 3 बार देते हैं, तो 3 शून्य शून्य, 3 का 9 और 3 एकम 3, घटा दीजिए 0। अब यहाँ पर 2 में से 9 जाने से रहा तो उधार लेंगे, है ना, भीख मांगेंगे, हाँ उधार लेंगे। तो 12 में से 9 गया, कितना, 3, और अब यहाँ बचा था 3, 4 था, एक उधार दे दिए थे तो 3 बचा, 3 में से 3 गया, कुछ नहीं, 0। तो अब हमारे पास शेषफल अभी भी 0 नहीं आया, है ना। इसके पहले हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जब तक शेषफल 0 ना आए हमें उसे हल करते रहना है। तो आइए हल करते हैं। अब 30 हमारे पास शेषफल था, उसे हम बना देंगे भाजक, ठीक है, और जो भाजक था उसे बना देंगे हम भाज्य। आइए 130 में 30 का भाग दीजिए, कितने बार जाएगा, 4 बार चले जाएगा, 4 तिया 12, ठीक चले जाएगा, 4 शून्य शून्य और 4 तिया 12, घटाइए 0, 3 में से 2 गया 1 और 1 में से 1 गया, कुछ नहीं, 0, है ना। शेषफल कितना आया, 10 आया। अब अभी भी हमारे पास 0 शेषफल नहीं आया है। अब फिर से हल करेंगे, यहां पर लिख दीजिए 30, ठीक है, 30 में 10 का भाग दीजिए, तो पूरी बार चला जाएगा, कितने बार, 3 बार, 10 तिया का 30 और ये हमारे पास शेषफल आ गया 0। फाइनली ये सवाल हो गया। तो अब लास्ट स्टेप में जैसे ही 0 आता है उसका जो भाजक है ना, क्या है भाजक, 10। जो भाजक है वो हमारा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। वो जो विक्रेता थी, मिठाई विक्रेता, अब वो बोलेगी, मतलब उसका आंसर ये रहेगा कि इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी 10-10 बर्फियां रखी जा सकती हैं, ठीक है। आप सभी को समझ में आया, ठीक है। ये तो एक भाग विधि हो गई। यदि आप इसको यूक्लिड विभाजन में जमाना चाहो तो बहुत आसानी से जमा सकते हो। पहली स्टेप बन जाएगी इसकी, देखिए, है ना, कैसे जमाते हैं, A बराबर B इंटू क्यू प्लस R के रूप में। तो फर्स्ट स्टेप में A की वैल्यू बताइए 420 बराबर B की वैल्यू बताओ क्या होगी, 130 गुणा 3 धन R की वैल्यू 3, है ना। शेषफल कितना बचा था, अरे क्या लिख दिया हमने, शेषफल बचा है 30, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या थी, सेकंड स्टेप बनेगी 130, है ना। ये रहा सवाल में, देखिए यहां पर 130, अरे यार थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, 130 बराबर, अब थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, हाँ, 130 बराबर 30 गुणा 4 धन 10। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है ना। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी हमारे पास, थर्ड नंबर के स्टेप में हमें आंसर मिलेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे हम भाज्य में 30, A की वैल्यू है 30 और B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू है 10 गुणा 3, 10 तिया 30 और 0 हमारे पास शेषफल आ गया। अब यहाँ पर ये जो 10 है वो ही इस सवाल का आंसर है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। अब इसके बाद हम चलते हैं, ये देखिए यहाँ पर हल भी किया है इसने, है ना, एग्जाम्पल का हल देता है।
अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 420 और 130 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमने जो जो स्टेप लिखा है वही है, 3 ही स्टेप आई हैं इसमें, है ना। इस प्रकार से एचसीएफ कितना निकला इसका 10।